इस वीडियो में हम मेम्ब्रेन या स्ट्रक्चरल लिपिड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने ऑलरेडी एनर्जी या स्टोरेज लिपिड्स के बारे में पढ़ लिया था। एनर्जी या स्टोरेज लिपिड्स आपके जो बेसिकली फैटी एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है, वो आपके एनर्जी या स्टोरेज लिपिड्स होते हैं, जिसमें आपका यूजुअली आपका ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल्स एंड वैक्सेस आते थे स्टोरेज लिपिड्स में। दूसरा जो टाइप ऑफ या दूसरा जो बायोलॉजिकल फंक्शन है जो लिपिड्स परफॉर्म करते हैं ऑर्गेनिजम्स में, वो होता है मेम्ब्रेन फॉर्म करना या स्ट्रक्चर फॉर्म करना किसी सेल का, ठीक है, या सेल ऑर्गेनेल का जो मेम्ब्रेन होता है उसका फॉर्मेशन करते हैं कुछ लिपिड्स, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है कि जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स हैं आर अ डबल लेयर ऑफ लिपिड्स, ठीक है, लिपिड के डबल लेयर होते हैं विच एक्ट एज अ बैरियर टू द पैसेज ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। तो बेसिकली जो आपका सेल का या सेल ऑर्गेनेल का जो मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, वो मॉलिक्यूल या आयन के फ्री मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करता है, ठीक है। सर्टेन पैसेजेस होते हैं जहाँ से आपका मॉलिक्यूल या आयन पास कर सकता है, ठीक है, पोर्टर्स के थ्रू जाता है, बट वैसे अदरवाइज जो बाइलेयर होता है, मेम्ब्रेन होता है, वो फ्री मूवमेंट जो है उसको रिस्ट्रिक्ट करता है ऑफ आयन्स या मॉलिक्यूल्स थ्रू द बाइलेयर मेम्ब्रेन। तो जो हमारे जो मेम्ब्रेन लिपिड्स होते हैं, ठीक है, जो स्ट्रक्चरल लिपिड्स होते हैं, उनकी एक खास प्रॉपर्टी होती है कि सारे के सारे जो है वो एम्फीफैटिक होते हैं, ठीक है। जैसे कि एम्फीफैटिक का क्या मतलब होता है पहले वो देख लेते हैं। तो एम्फीफैटिक होने का मतलब ये होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल में आपका पोलर पार्ट और नॉन पोलर पार्ट दोनों होना चाहिए। मतलब एक पार्ट आपका हाइड्रोफोबिक होना चाहिए, ठीक है, जो वाटर हेटिंग हो, और दूसरा हाइड्रोफिलिक होना चाहिए, वाटर लविंग हो, ठीक है। वन एंड ऑफ द मॉलिक्यूल इज hydrophobic, water hating, other hydrophilic, water loving. Their hydrophobic interactions with each other and their hydrophilic interactions with water direct their packing into sheets called membrane bilayers and other related structure. अब मैं इसका मतलब समझाता हूँ कि यहाँ क्या बात हो रही है। तो देखिए, मॉलिक्यूल में जो है आपका दो पार्ट होता है, एक हाइड्रोफोबिक होता है जिसको हम नॉन पोलर पार्ट कहते हैं, ठीक है, और एक हाइड्रोफिलिक होता है जिसको हम पोलर पार्ट कहते हैं। वाटर की तरफ जो अट्रैक्ट होता है उसको पोलर या हाइड्रोफिलिक पार्ट कहा जाता है। तो जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, ठीक है, जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है वो वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो वाटर लविंग है। तो हाइड्रोफिलिक पार्ट जो होता है वो वाटर की तरफ अट्रैक्ट होता है, वाटर की तरफ जाता है, ठीक है। और जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, ठीक है, अब अगर आप मान लो एक्वस सॉल्यूशन में अगर अपने लिपिड को डाल रहे हो, ठीक है, तो जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है या जो पोलर हेड है वो तो पानी की तरफ अट्रैक्ट होगा, बट जो नॉन पोलर टेल है या जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो क्या करेगा, उसके पास तो कोई और है नहीं वाटर की तरफ जाने के लिए, तो वो अपने ही मॉलिक्यूल्स में इंटरेक्ट करने लगते हैं, ठीक है। जो हाइड्रोफोबिक पार्ट्स होते हैं, जो नॉन पोलर टेल होते हैं, वो आपस में अपने ही मॉलिक्यूल्स में इंटरेक्ट करने लगते हैं। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, द हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस विथ ईच अदर, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे बाइलेयर शीट में आप देख सकते हो, ये जो सर्कुलर फॉर्म में बनाया हुआ ये आपका पोलर हेड है, और जो ये ऑरेंज या येलो कलर में बनाया हुआ ये नॉन पोलर टेल्स हैं या हाइड्रोफोबिक पार्ट्स हैं। तो हाइड्रोफोबिक पार्ट का आपस में इंट्रैक्शन का मतलब यहाँ पे हो रहा है कि जो ये सारे आप टेल्स, जो हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं, आप देख सकते हो कि सारे के सारे अंदर के साइड है, तो ये सब आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो इनका इंट्रैक्शन विथ ईच अदर का मतलब ये है कि वो आपस में पास आ गए हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं वाया वान डेर वाल इंट्रैक्शन, ठीक है, क्योंकि उसमें चार्ज है नहीं, तो वो वान डेर वाल फोर्स के थ्रू ही वो आपस में इंटरेक्ट कर सकता है, ठीक। तो जो नॉन पोलर पार्ट है वो आपस में इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक, एंड जो पोलर पार्ट है वो पानी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि बाहर की तरफ वाटर होगा, क्योंकि आपने जो भी अपना ये आपका जो लिपिड है वो एक एक्वस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, ठीक है, वाटर में प्रेजेंट है, तो पोलर पार्ट पानी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और नॉन पोलर पार्ट जो है या जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। ऐसा जब होता है, ठीक है, तो ये एक बाइलेयर शीट के फॉर्म में या फिर कुछ ऐसे रिलेटेड स्ट्रक्चर्स जो है वो फॉर्म करता है। अब बाइलेयर शीट जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसका स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। सबसे सिंपल जो स्ट्रक्चर होता है वो मिसेल का होता है, ठीक है। मिसेल का स्ट्रक्चर आपने जब आप सोप मॉलिक्यूल के बारे में पढ़े होगे तो वहाँ भी आपने पढ़ा होगा, सोप मॉलिक्यूल में भी एक पोलर हेड होता है, नॉन पोलर टेल होता है। बेसिकली सोप मॉलिक्यूल आपका एक लॉन्ग चेन फैटी एसिड ही होता है, ठीक है। तो जो पोलर हेड होता है वो पानी की तरफ इंटरेक्ट करता है, तो वो बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है, और जो नॉन पोलर टेल्स होते हैं वो अंदर एग्रीगेट बना लेते हैं, ठीक है। अब ये जो तीन अलग अलग स्ट्रक्चर मैंने बनाए हैं, ठीक है, ये तीन अलग अलग स्ट्रक्चर आपके अलग अलग कंसंट्रेशन पे बनते हैं, ठीक है, अलग अलग कंसंट्रेशन ऑफ द लिपिड। अगर लिपिड का कंसंट्रेशन बहुत कम है, ठीक है, तो फिर मिसेल का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि आप देख सकते हो मिसेल में क्या कहते हैं, उतने ज़्यादा ये एम्फीफैटिक मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
तो एक ही लेयर फॉर्म हो रहा है मिसेल में, आप देख सकते हो सिंगल लेयर है मिसेल, सिंगल लेयर स्ट्रक्चर है मिसेल, ठीक। आपके जो पोलर हेड्स हैं वो बाहर की तरफ है और नॉन पोलर टेल सब अंदर एग्रीगेट बना लिए हैं। अगर कंसंट्रेशन थोड़ा ज़्यादा होता है तो डबल लेयर स्ट्रक्चर बन सकता है, ठीक है, थोड़े ज़्यादा अगर एम्फीफेटिक मॉलिक्यूल्स हैं, ज़्यादा लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो एक देखो, एक आपका जो पोलर हेड्स का लेयर है एक बाहर बना हुआ है और एक पोलर हेड्स का लेयर अंदर बना हुआ है, ठीक है। तो ये शेल लाइक स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे आप कह सकते हो, ठीक है, जहाँ पे अंदर जो नॉन पोलर टेल्स हैं सारे वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। और अगर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो एक शीट के फॉर्म में स्प्रेड हो सकता है, जिसको हम बाइलेयर शीट कहते हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्योंकि ऑब्वियसली लिपिड का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है तो बाइलेयर शीट के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एंड बेसिकली उसी से आपका सेल ऑर्गेनेल का जो सेल का या सेल ऑर्गेनेल का जो मेम्ब्रेन होता है वो बाइलेयर शीट के थ्रू फॉर्म होता है। ओके, अब ये क्या कहते हैं, जो आपके लिपिड्स हैं ये स्पेसिफिक शेप, ऐसे स्पेसिफिक शेप्स क्यों लेते हैं, उनका लेने का ये स्पेसिफिक शेप फॉर्म करने का जो रीज़न है उसको हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक इफेक्ट। ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए हाइड्रोफोबिक इफेक्ट क्या होता है। बहुत ही सिंपल सा इसका डेफिनेशन है, ठीक है, कि द टेंडेंसी ऑफ नॉन पोलर सब्सटेंसेस टू फॉर्म एग्रीगेट्स, ठीक है, जो ऊपर हमने दिखाया, इन एन एक्वस सॉल्यूशन इन ऑर्डर टू मिनिमाइज देयर कॉन्टैक्ट विथ वाटर, ठीक है। तो जो नॉन पोलर सब्सटेंस है बेसिकली आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है वो पानी से दूर भागेगा, तो वह वाटर से कॉन्टैक्ट कम से कम रखना चाहता है। वाटर से कॉन्टैक्ट कम से कम रखने के लिए कोई मॉलिक्यूल जो शेप अज्यूम करता है, टेंडेंसी होती है उसकी एक एग्रीगेट बनाने की, उसी को हम हाइड्रोफोबिक इफेक्ट कहते हैं। जैसे सिंपलेस्ट एग्जांपल आप ले लीजिए मिसेल का, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जितने भी आपके ये लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो नॉन पोलर टेल है ये पानी से दूर भागना चाहता है। तो वाटर से दूर रहने की इसकी जो टेंडेंसी है, ठीक है, टेंडेंसी ऑफ नॉन पोलर सब्सटेंसेस, यहाँ पे नॉन पोलर टेल की बात हो रही है, तो इसकी वाटर से दूर रहने की टेंडेंसी की वजह से क्या कर रहा है, ये आपस में एग्रीगेट बना ले रहे हैं, ठीक है। तो जो अंदर जो पार्ट है, मिसेल के अंदर वाला जो पार्ट है वो वाटर से एक्सपोज नहीं है, जो बाहर वाला पार्ट है वो वाटर से एक्सपोज होगा क्योंकि ये मिसेल आपका वाटर में डिजॉल्व होगा, ठीक है। तो जो पोलर हेड है वो तो वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा, बट नॉन पोलर टेल्स वो वाटर के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो पानी से दूर भागना चाह रहे हैं। और इस हाइड्रोफोबिक इफेक्ट की वजह से ये वाटर से कांटेक्ट कम से कम रखना चाहते हैं, और वाटर से कांटेक्ट कम से कम रखने के लिए ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स या एग्रीगेट्स बनाते हैं, ठीक है। एग्रीगेट्स का मतलब होता है कलेक्शन फॉर्म करते हैं, और डिफरेंट कंसंट्रेशंस पे आपको डिफरेंट एग्रीगेट्स मिलते हैं, जो 3 एग्जांपल आपके यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है। हाइड्रोफोबिक इफेक्ट कॉजेज एम्फीफेटिक लिपिड्स, ठीक, टू एग्रीगेट इन वाटर टू फॉर्म मिसेल, लाइपोसोम्स और लिपिड बाइलेयर्स डिपेंडिंग ऑन देयर कंसंट्रेशन, ठीक है। सबसे कम कंसंट्रेशन पे मिसेल बनता है, इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन पे लाइपोसोम, हाईएस्ट कंसंट्रेशन पे आपका बाइलेयर शीट बन जाता है। बाइलेयर शीट ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो, ठीक है। मिसेल के बारे में तो आपने केमिस्ट्री में भी शायद पढ़ा होगा। तो ये तो पहला हमारा स्ट्रक्चर लिपिड के बारे में बात हो गई कि स्ट्रक्चर लिपिड होते क्या हैं, ठीक है, क्यों हम इनको स्ट्रक्चर लिपिड कहते हैं, क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन या सेल ऑर्गेनेल्स का जो मेम्ब्रेन है वो फॉर्म करते हैं, इसलिए हम इनको स्ट्रक्चर लिपिड कहते हैं। अब स्ट्रक्चर लिपिड में कौन कौन से लिपिड आते हैं वो भी देख लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने एनर्जी स्टोरेज लिपिड में बताया था कि आपका ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल और वैक्सेस जो थे वो एनर्जी स्टोरेज लिपिड में आ रहे थे, ठीक। तो मेम्ब्रेन लिपिड्स में जो लिपिड्स आते हैं वो ये हैं, ठीक है। अब आप डरिएगा मत, इसमें आपको लगेगा कि ये तो नाम मैंने सुना ही नहीं है, ठीक है, जो 8 मैंने पढ़े थे उनमें से तो नाम दिख ही नहीं रहा है कुछ, ठीक है। पहला जो आता है उसको हम फॉस्फोलिपिड कहते हैं। फॉस्फोलिपिड में क्या होता है, कोई भी लिपिड जिसमें फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब PO4 2- ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसको हम कलेक्टिवली फॉस्फोलिपिड कहते हैं। फॉस्फोलिपिड के अंदर आपका ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड आ जाएगा, ठीक है, अब ये नाम आपने सुना होगा, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड आ जाएगा, ठीक, और स्फिंगोलिपिड भी आ जाएंगे क्योंकि स्फिंगोलिपिड्स में भी कुछ स्फिंगोलिपिड्स में आपका फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है, जैसे स्फिंगोमाइलिन में आपका यहाँ पे ये फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक। तो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स एंड स्फिंगोलिपिड्स दोनों ही फॉस्फोलिपिड एक ब्रॉडर कैटेगरी हमने बना दी है फॉस्फेट कंटेनिंग लिपिड्स की, जिसमें सारे ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स एंड वो स्फिंगोलिपिड्स जिसमें फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है वो सारे आ जाएंगे आपके। दूसरा जो मेम्ब्रेन लिपिड होता है, मेम्ब्रेन लिपिड का ग्रुप होता है, उनको आर्केयल ईथर लिपिड्स कहते हैं, जिनके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। मैं इसको नहीं कवर करूँगा इन वीडियोज़ में, ठीक है, क्योंकि ये मेरे अकॉर्डिंग उतने इंपॉर्टेंट नहीं है इस सिलेबस का अकॉर्डिंग, ठीक है। इनका बस प्रॉपर्टी क्या होता है कि इनमें क्या कहते हैं ईथर लिंकेज होता है इंस्टेड ऑफ एस्टर लिंकेज, ठीक है। अब जैसे अगर आपने ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स के ग्लिसरोलिपिड्स की वीडियो देखी होगी तो ग्लिसरॉल जब फैटी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे जो ये लिंकेज बनती है एस्टर लिंकेज होती है, ठीक है। OH ग्रुप आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH के साथ जब रिएक्ट करता है तो एस्टर लिंकेज बनता है यहाँ पे, ठीक।
आर्कियल ईथर लिपिड्स में क्या होता है, वो जो लिंकेज होती है वो एस्टर की जगह ईथर लिंकेज हो जाती है। ईथर लिंकेज आपका इस तरह से होता है, ऑक्सीजन ब्रिज होता है। थर्ड मेम्ब्रेन लिपिड जो होता है आपका स्टेरॉल होता है, ठीक है। स्टेरॉल के बारे में हमने आपको पिछली वीडियो में दो वीडियो पहले में आपने बता ही रखा है स्टेरॉल्स क्या होते हैं आपके, ठीक है। चार रिंग वाले जो फ्यूज रिंग वाले जो आपके लिपिड्स होते हैं उनको हम स्टेरॉल्स ग्रुप में क्लासीफाई करते हैं। कुछ स्टेरॉल्स मेम्ब्रेन लिपिड्स बनाते हैं, हम देखेंगे बाद में। और ग्लाइकोलिपिड्स आता है, ये भी नाम हो सकता है, ये नाम आप ना सुने हो, ठीक है। बट ग्लाइको जब आता है, ग्लाइको वर्ड जब आता है मतलब शुगर की बात हो रही है, ठीक है। तो वो लिपिड जिसमें शुगर प्रेजेंट है वो ग्लाइकोलिपिड में आते हैं, शुगर कंटेनिंग लिपिड्स। अब इनमें भी जो दो लिपिड्स हैं, ठीक है, एक तो स्फिंगोलिपिड्स आ गया। तब आप देखोगे, आप सोच रहे हो कि स्फिंगोलिपिड 2 बार क्यों लिखा हुआ है। स्फिंगोलिपिड एक बार फॉस्फोलिपिड्स में भी आ रहा है और स्फिंगोलिपिड्स एक बार ग्लाइकोलिपिड्स में भी आ रहा है। तो अगर आप स्फिंगोलिपिड्स वाली वीडियो देखोगे या फिर आप अपने नोट्स देखोगे तो स्फिंगोलिपिड्स में क्या होता है कि एक तो जो स्फिंगोसिन का बैकबोन होता है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। सेकेंड वाले कार्बन पे आपका फैटी एसिड प्रेजेंट रहता है थ्रू अमाइड लिंकेज, ठीक है। और जो क्या कहते हैं आपका फर्स्ट कार्बन होता है, ठीक है, वहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप के साथ आपका पोलर हेड लग सकता है, ठीक। अगर फॉस्फेट ग्रुप के बाद पोलर हेड लग रहा है तो फिर वो फॉस्फोलिपिड में आ जाएगा क्योंकि उसमें फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। और अगर उसमें जो आपका फर्स्ट कार्बन है वहाँ पे आपका मोनो या ओलिगोसैकेराइड मतलब शुगर यूनिट आके लग गया है, ठीक है, तो फिर वो ग्लाइकोलिपिड में आ जाएगा, ठीक। तो स्फिंगोलिपिड में कॉमन क्या होता है कि इनमें स्फिंगोसिन का बैकबोन होता है, इसीलिए दोनों स्फिंगोलिपिड्स में आएंगे, ठीक है। बट जो फर्स्ट कार्बन पे जो इनका यहाँ पे क्या चीज़ आके लग रही है उसकी वजह से ये 2 अलग अलग ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं। तो स्फिंगोलिपिड होता है एक ही चीज़ है, एक ही ग्रुप होता है। स्फिंगोलिपिड्स होते हैं वो लिपिड जिनमें स्फिंगोसिन का बैकबोन प्रेजेंट है, उनको हम स्फिंगोलिपिड्स कहते हैं। बट स्फिंगोसिन को आप फर्दर 2 क्लास में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, जिसमें अगर फर्स्ट कार्बन पे फॉस्फेट के साथ पोलर ग्रुप आ रहा है तो वो फॉस्फोलिपिड कैटेगरी में चला जाएगा, और अगर फर्स्ट कार्बन पे आपका शुगर यूनिट आ रहा है तो फिर वो ग्लाइकोलिपिड में चला जाएगा। आई होप क्लियर है। ग्लाइकोलिपिड में जो दूसरा चीज़ होता है उनको गैलेक्टोलिपिड्स कहते हैं, ठीक है। अब गैलेक्टोलिपिड्स क्या होते हैं, बेसिकली ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड जैसा ही होते हैं, ठीक है। अब ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड में क्या होता है, ग्लिसरॉल की बैकबोन होती है। गैलेक्टोलिपिड में भी आप देख सकते हो ग्लिसरॉल की बैकबोन है। फर्स्ट सेकंड कार्बन पे फैटी एसिड है, फर्स्ट सेकंड कार्बन पे फैटी एसिड है। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स में क्या होता था, क्योंकि ये फॉस्फोलिपिड्स हैं तो फॉस्फेट के बाद पोलर ग्रुप आता था। ये गैलेक्टोलिपिड्स हैं तो थर्ड कार्बन पे क्या हो रहा है कि आपका सीधे शुगर यूनिट आ गया है, ठीक है, इसीलिए हमको ग्लाइकोलिपिड्स कह रहे हैं, गैलेक्टोलिपिड्स कह रहे हैं, ठीक। और इनको सल्फोलिपिड्स भी क्या होता है कि अगर क्या कहते हैं आपका जो शुगर यूनिट के बाद अगर सल्फेट ग्रुप आ रहा है तो फिर उनको हम सल्फोलिपिड कहते हैं। ये सल्फेट ग्रुप हमेशा प्रेजेंट नहीं होता है, मैंने यहाँ पे लिखा भी है मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, ठीक है। तो अगर सल्फेट ग्रुप आ रहा है बाद में शुगर के बाद तो उसको हम सल्फोलिपिड बोल देंगे, और अगर केवल शुगर आ रहा है इसके बाद ये नहीं प्रेजेंट है तो फिर उसको गैलेक्टोलिपिड बोल देते हैं। अभी हम देखेंगे दोनों चीज़। ओके, तो ये आपके मेम्ब्रेन लिपिड्स होते हैं, इनका आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। जो मेन जो हमने यहाँ पे 4 नीचे क्लासीफाई किए हैं इन्हीं के बारे में हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अब अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे इनको कलर कोड करके भी इनका जनरल स्ट्रक्चर बना रखा है, तो कलर कोडिंग के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। बैकबोन जो है वो पिंक में हमेशा दिखाया हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हो गैलेक्टोलिपिड्स में और ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स में ग्लिसरॉल की बैकबोन होती है, ठीक है। एंड आपके ऑब्वियसली जो दोनों स्फिंगोलिपिड्स हैं उनमें स्फिंगोसिन का बैकबोन होता है, ठीक है। बस एक टाइप ऑफ स्फिंगोसिन में आपका फॉस्फेट के साथ पोलर हेड आ जाता है, ठीक है, तो वो फॉस्फोलिपिड में आ जाएगा, और अगर फर्स्ट कार्बन पे आपका शुगर यूनिट आ गया तो फिर वो ग्लाइकोलिपिड्स में चला जाएगा। तो जो बैकबोन है वो पिंक में दिखाया है, फैटी एसिड जहाँ भी आया है वो येलो में दिखाया है क्योंकि ऑयल जो है वो यूजुअली येलो कलर के होते हैं, तो दिखा दिया है। और पोलर ग्रुप जो आए हैं, ठीक है, जिनमें चार्ज प्रेजेंट होता है या हाई इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन होता है, उनको ब्लू बॉक्सेस में दिखाया गया, तो आप देख सकते हो, ठीक है। फॉस्फेट के साथ पोलर ग्रुप, फॉस्फेट के साथ चोलिन, ठीक है। शुगर जो होते हैं वो भी पोलर होते हैं क्योंकि अगर आपने शुगर का स्ट्रक्चर देखा होगा, जो ग्लूकोज या गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर देखा होगा, उसमें ढेर सारे OH ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से वो पोलर हो जाता है। अब अगर अब इन स्ट्रक्चर्स को थोड़ा और फर्दर हम सिंप्लीफाई करें, ठीक है, तो इनको सिंप्लीफाई इस तरह से किया जा सकता है। आप देखो यहाँ पे जनरल लिपिड स्ट्रक्चर, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड की अगर बात करी जाए, ठीक है, तो ग्लिसरॉल तो बैकबोन है तो उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। ये जो पार्ट है ये आपका पोलर हेड की तरह ट्रीट कर रहा है, तो ये देखो ये पोलर हेड हो गया आपका, और 2 लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं, ठीक है, तो वो 2 नॉन पोलर टेल के फॉर्म में आपको दिखाई देंगे। तो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड का अगर स्ट्रक्चर बहुत सिंप्लीफाई किया जाए तो उसमें एक पोलर हेड है, ये चीज़, ठीक है, और 2 फैटी एसिड के नॉन पोलर टेल है, इस तरह से। स्फिंगोलिपिड का आप स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, दोनों स्फिंगोलिपिड का स्ट्रक्चर भी आप बहुत सिंप्लीफाई कर सकते हो। अब देखो स्फिंगोसिन आपका बैकबोन की तरह भी बिहेव कर रहा है, बट अगर आपको स्फिंगोसिन का स्ट्रक्चर याद होगा स्फिंगोलिपिड वाली वीडियो से, ठीक है, तो स्फिंगोसिन जो है वो आपका लॉन्ग चेन अमाइनो अल्कोहल होता है,
ठीक है। तो लॉन्ग चेन अमाइनो अल्कोहल होता है, तो इसका एक जो टेल है, ठीक है, स्फिंगोसिन का जो एक टेल है वो खुद ही एक लॉन्ग चेन टेल की तरह बिहेव कर रहा है, नॉन पोलर टेल की तरह बिहेव कर रहा है। दूसरा टेल आपका फैटी एसिड से आ जा रहा है, ठीक है। और जो पोलर हेड है वो आपका अगर फॉस्फोलिपिड है तो फॉस्फेट के बाद पोलर हेड आ जाएगा, ये चीज़, ठीक है। और अगर आपका वो ग्लाइकोलिपिड में आ रहा है तो फिर फर्स्ट कार्बन पे आपका शुगर यूनिट प्रेजेंट रहेगा, वो पोलर हेड बन जाएगा। तो इन दोनों स्फिंगोलिपिड में आप देख रहे हो पोलर हेड प्रेजेंट है, ठीक है, ये चीज़। एंड जो नॉन पोलर टेल्स हैं उसमें एक नॉन पोलर टेल आपका फैटी एसिड से आ रहा है जो मैंने येलो में दिखाया है, और दूसरा जो नॉन पोलर टेल है वो स्फिंगोसिन का ही एक्सटेंशन है, ठीक है, तो वो मैंने पिंक से दिखा दिया है। और गैलेक्टोलिपिड ये आपका ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड के सिमिलर है, ठीक है। जो शुगर यूनिट है वो आपका पोलर हेड हो गया, और फैटी एसिड जो दो हैं आपके नॉन पोलर टेल हो गए। ग्लिसरॉल यहाँ पे बैकबोन है तो हमने बनाया नहीं है, ठीक। तो आप देखोगे कि जितने भी मेम्ब्रेन लिपिड्स हैं अगर उनका बहुत सिंपल स्ट्रक्चर बना है तो सारे जो मेम्ब्रेन लिपिड्स हैं उनका स्ट्रक्चर देखने से एक जैसा है ही, एक जैसा ही है ही एक जैसा, ठीक है। जिनमें एक पोलर हेड होता है और दो नॉन पोलर टेल होते हैं, ठीक है। अब या तो दोनों नॉन पोलर टेल फैटी एसिड के हो सकते हैं, ठीक है, या फिर एक टेल फैटी एसिड से आ सकता है, दूसरा टेल जो है वो स्फिंगोसिन का टेल हो जाएगा। और जितने भी यहाँ पे हमने जनरल स्ट्रक्चर बनाए हैं, अब आप देख सकते हो कि ये सारे के सारे स्ट्रक्चर ये हैं जहाँ पे जो हमने अलग अलग एग्रीगेट स्ट्रक्चर्स बनाए थे उससे मैच कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये पोलर हेड है और हर पोलर हेड के साथ आप देख सकते हो कि दो नॉन पोलर टेल अटैच हुए हैं, इसीलिए वो सारे जो आपके लिपिड्स हैं वो आपके मेम्ब्रेन लिपिड्स में क्लासीफाई किए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें एक पोलर हेड और दो नॉन पोलर टेल होते हैं और वो मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक। गाइड टू चार्ट यहाँ मैंने लिख रखा है, ठीक है, वही सेम चीज़ है, ठीक है। बैकबोन पिंक से दिखा है, फैटी एसिड येलो से, पोलर ग्रुप ब्लू से, पोलर हेड आ रहा है तो ब्लू सर्कल से, नॉन पोलर टेल अगर फैटी एसिड से आ रहा है तो येलो टेल है, और नॉन पोलर टेल अगर आपका स्फिंगोसिन से आ रहा है तो पिंक कलर की टेल है। बस यही चीज़ है। तो यहाँ पे देखो मैंने ये आपके मेन जो मेम्ब्रेन लिपिड्स हैं वो क्लासीफाई कर दिए हैं, ठीक है। अभी इस वीडियो में हम क्या करेंगे, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स के बारे में और गैलेक्टोलिपिड्स के बारे में जल्दी से देख लेंगे, ठीक है। स्फिंगोलिपिड्स में मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाना चाहता हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा डिटेल है। तो चलिए पहले हम ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स के बारे में देख लेते हैं। अब ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड जो है वो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड की एक पूरी वीडियो पड़ी हुई है, ठीक है, जहाँ पे ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स का बैकबोन क्या होता है, फैटी एसिड आके कैसे जुड़ते हैं, फर्स्ट कार्बन पे सैचुरेटेड फैटी एसिड होना चाहिए, सेकंड कार्बन पे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होना चाहिए, ठीक है। अलग अलग पोलर ग्रुप आप लगाओगे तो फिर वो जो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड बन रहा है उसका नाम कैसे लिखा जाता है, ठीक है। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स जो हैं आपको वो फॉस्फेटिक एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें जो हमने ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड की सब पढ़ा रखी हैं ऑलरेडी। यहाँ पे हमें बस ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़, और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इनका क्या कहते हैं डिग्रेडेशन कैसे होता है, हमें वो देखना है। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एग्जाम में पूछा जा चुका है पहले भी। कुछ सवाल कैसे आया था वो देखिए। एक्सप्लेन द साइट ऑफ एक्शन ऑफ वेरियस फॉस्फोलाइपेजेस ऑन ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स। पहले सवाल समझते हैं। तो यहाँ पे साइट ऑफ एक्शन ऑफ वेरियस फॉस्फोलाइपेजेस, फॉस्फोलाइपेज जो होता है वो एंजाइम होता है, ठीक है। और एंजाइम का काम होता है कोई रिएक्शन को कैटेलाइज करना, ठीक है, बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटेलाइज करना। तो फॉस्फोलाइपेज क्या करता है, एक एंजाइम है जो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स के डिग्रेडेशन को कैटेलाइज करता है, ठीक है। अब ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड डिग्रेड क्यों हो रहे हैं, ठीक है, क्यों डिग्रेड किया जा रहा है। तो देखिए क्या होता है, जिस तरह से ऐसे बॉडी में जो स्किन सेल्स होते हैं, ठीक है, पुराने हो जाते हैं तो बॉडी जो है वो नया स्किन सेल बनाता है। स्किन जो होता है बेसिकली बॉडी का एक मेम्ब्रेन होता है, बॉडी का एक मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करता है, ठीक है, जो हार्मफुल बैक्टीरिया या पॉल्यूटेंट्स को बॉडी से बाहर रखता है। उसी तरह से सेल का जो सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, सेल जो है वो उसको कंटिन्यूसली जो है वो रिप्लेनिश एंड रिपेयर करता रहता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो आपका सेल है या जो सेल ऑर्गेनेल है वो सेल मेम्ब्रेन के पुराने जो लिपिड्स हैं उनको हटाता है और कंटिन्यूसली जो है वो नए लिपिड्स वहाँ पे इंट्रोड्यूस करता है। तो यही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे कि मोस्ट सेल्स कंटिन्यूअली डिग्रेड एंड रिप्लेस देयर मेम्ब्रेन लिपिड्स, फ्रेश लिपिड्स से उसको रिप्लेस करता है। तो अगर आपको पुराने पहले लिपिड्स आपके जो बाइलियल स्ट्रक्चर है अगर आप उससे आपको पुराने लिपिड मॉलिक्यूल्स हटाने हैं तो पहले आपको उनको डिग्रेड करना पड़ेगा। डिग्रेड करने का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, वो आपका फॉस्फोलाइपेज एंजाइम करता है। फॉस्फोलाइपेज एंजाइम जो है अब वो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स को कैसे ब्रेक करता है, कहाँ कहाँ पे एक्ट करता है, हमें वो देखना है,
ठीक है। तो अब देखिए ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड का पहले जनरल स्ट्रक्चर जो है अगर आप देखें, ठीक है, मैं ये वाला नहीं ऊपर स्ट्रक्चर दिखाऊंगा। तो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड को अगर आप देखोगे ध्यान से, ठीक है, तो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में 4 बॉन्ड है जिनको ब्रेक करना है हमें। अगर इस ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड को हमें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना है तो 4 बॉन्ड से जो हमें ब्रेक करना है। एक ग्लिसरॉल का C1 कार्बन फैटी एसिड से ये वाला बॉन्ड, C2 कार्बन से फैटी एसिड ये वाला बॉन्ड, ग्लिसरॉल और फॉस्फेट का जो फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज है ये वाला बॉन्ड, इसको हम बॉन्ड 3 कहेंगे। और क्या कहते हैं, फॉस्फेट और जो पोलर ग्रुप वाला जो बॉन्ड है बॉन्ड 4 इसको कहा जाएगा। ठीक है, तो ये बॉन्ड 1 2 3 4 ये 4 बॉन्ड हमको ब्रेक करने हैं। ये 4 बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपके जो है वो अलग अलग एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, उन अलग अलग एंजाइम्स को हम कलेक्टिवली यहाँ पे फॉस्फोलाइपेजेस कह रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो अलग अलग बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एंजाइम होते हैं पहले मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका देखो एक ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर है। C1 कार्बन, ग्लिसरॉल के C1 कार्बन से जो फैटी एसिड जुड़ा है, अगर आपको ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है तो उस एंजाइम का नाम होता है फॉस्फोलाइपेज A1। C2 कार्बन से अगर फैटी एसिड जो है उससे जुड़ा हुआ है वो बॉन्ड ब्रेक करना है तो एंजाइम का नाम होता है फॉस्फोलाइपेज A2। ठीक है, ग्लिसरॉल और फॉस्फेट के बीच में जो फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज है वो ब्रेक करना है तो एंजाइम का नाम है फॉस्फोलाइपेज C। और फॉस्फेट और पोलर ग्रुप के बीच में जो फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज है उसको ब्रेक करना है तो एंजाइम का नाम है फॉस्फोलाइपेज D। ओके, अब फॉस्फोलाइपेज C और फॉस्फोलाइपेज D ये तो इजी है समझना। ठीक है, ये दोनों बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए ये बॉन्ड ब्रेक करना है तो फॉस्फोलाइपेज C आएगा, ये बॉन्ड ब्रेक करना है तो फॉस्फोलाइपेज D आएगा। ठीक है, फॉस्फोलाइपेज A1 और A2 इनको थोड़ा हमें समझना पड़ेगा, पहले इनको ज़रा ध्यान से देखिए तो होता क्या है यहाँ पे, देखो मैंने लिखा भी है कि फॉर ईच हाइड्रोलाइजेबल बॉन्ड इन ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। ठीक है, हाइड्रोलाइजेबल बॉन्ड का मतलब ये हुआ कि वो बॉन्ड जिसको हाइड्रोलाइज करके तोड़ा जा सकता है। अगर आपको याद होगा ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड की वीडियो में, ठीक है, जब हम ग्लिसरॉल के OH को और फैटी एसिड के COOH को आपस में ला के एस्टर लिंकेज बना रहे थे तो एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा था। बार बार हम -H2O लिख रहे थे क्योंकि वो वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा था तो आपका एस्टर लिंकेज या ये वाला बॉन्ड बन रहा था। अब अगर इस बॉन्ड को हमें वापस से तोड़ना है तो जो पानी पहले निकाला गया था -H2O हुआ था, अब वो +H2O हमें उसको वापस देना पड़ेगा। ठीक है, तब ये बॉन्ड ब्रेक होगा। इसीलिए हम इसको हाइड्रोलाइजेबल बॉन्ड कह रहे हैं क्योंकि वो हाइड्रोलिसिस से पानी के थ्रू वो ब्रेक हो रहा है। और कौन ब्रेक करा रहा है, वो आपका जो फॉस्फोलाइपेज एंजाइम है वो ब्रेक करा रहा है। अब फॉस्फोलाइपेजेस ऑफ द टाइप ए का मतलब ये हुआ कि A1 और A2 जो फॉस्फोलाइपेजेस हैं कलेक्टिवली हम उनको फॉस्फोलाइपेज ऑफ टाइप ए कह रहे हैं। ये रिमूव करते हैं, रिमूव वन ऑफ द 2 फैटी एसिड्स प्रोड्यूसिंग अ लाइजोफॉस्फोलिपिड। तो देखो यहाँ पे मेन यही चीज़ है, यही गलती होती है। ठीक है, फॉस्फोलाइपेज A1 जो है वो पहला बॉन्ड ब्रेक करा सकता है। ठीक है, करा रहा है या नहीं करा रहा है वो हम बाद में देखेंगे। फॉस्फोलाइपेज A1 पहला बॉन्ड ब्रेक करा सकता है, फॉस्फोलाइपेज A2 ये वाला बॉन्ड ब्रेक करा सकता है। ठीक है, अब इनमें से पहले जो एंजाइम आएगा वो वाला बॉन्ड ब्रेक करा देगा, पर दूसरा वाला बॉन्ड ब्रेक कराने के लिए, ठीक है, जो सेकंड फैटी एसिड वाला जो बॉन्ड है उसको ब्रेक कराने के लिए जो दूसरा जो एंजाइम आता है उसको हम लाइजोफॉस्फोलाइपेज कहते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा समझना है हमें। देखिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो पहले देखो मैं यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर बनाया हूँ, इसमें क्या हो रहा है आपका, ये देखिए आपका ग्लिसरोलिपिड है ये। ठीक है, या ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड है आपका। ठीक है, एक्चुअली मुझे ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड लिखना चाहिए था, इसको ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड कर लीजिए। ओके, तो ये ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड है। ठीक है, अगर फॉस्फोलाइपेज A1 एंजाइम आ रहा है तो ये वो पहले वाले बॉन्ड को तोड़ेगा। आप देख सकते हो फॉस्फोलाइपेज A1 पहले वाले बॉन्ड पे अटैक कर रहा है। ठीक है, उसको हाइड्रोलाइज करा रहा है तो यहाँ पे ग्लिसरॉल का OH वापस ग्लिसरॉल को मिल गया और फैटी एसिड अलग हो गया। पहला फैटी एसिड निकालने के बाद जो चीज़ बनती है उसको लाइसोफॉस्फोलिपिड कहते हैं। ठीक है, अब ये ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड नहीं है, अब ये ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड नहीं है, अब ये लाइसोफॉस्फोलिपिड बन गया है क्योंकि उसका एक बार लिसिस हो चुका है, एक बार उसको तोड़ा जा चुका है, एक बॉन्ड उसका तोड़ा जा चुका है। ठीक है, अब लाइजोफॉस्फोलिपिड में अगर मैं पूछूं आपसे कि ये सेकंड वाला जो बॉन्ड है अगर इसको तोड़ना है तो आप बोलोगे अच्छा फॉस्फोलाइपेज A1 तो पहले पहला बॉन्ड तोड़ दिया है और फॉस्फोलाइपेज A2 आके ये वाला बॉन्ड तोड़ देगा, तो नहीं। अब जो ये वाला बॉन्ड है इसको तोड़ने के लिए फॉस्फोलाइपेज A2 नहीं, इसको तोड़ने के लिए लाइजोफॉस्फोलिपेज एंजाइम को आना पड़ेगा। ठीक है, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है समझना। जब फॉस्फोलाइपेज ऑफ द टाइप ए उसने कोई एक फैटी एसिड को हटा दिया है तो दूसरा फैटी एसिड हटाने के लिए फॉस्फोलाइपेज ऑफ टाइप ए नहीं आएगा, दूसरा आपका फैटी एसिड हटाने के लिए फिर लाइपोफॉस्फोलिपेज को आना पड़ता है।
ठीक है। तो ऐसे फर्स्ट कार्बन का फैटी एसिड हटा दिया गया है फॉस्फोलाइपेज A1 से। सेकंड फैटी एसिड को हटाने के लिए आपको लाइजोफॉस्फोलाइपेज को लाना पड़ेगा, फिर वो सेकंड फैटी एसिड को हटाएगा, तो फिर वहाँ पे OH और आपको वापस से 2 फैटी एसिड मिल जाएंगे। ठीक है। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको समझना है, एग्जाम में अगर आएगा तो ऐसे ही बना के लिखना है आपको। ठीक है। और फिर ये 2 बॉन्ड्स हैं, ये तो आपका फॉस्फोलाइपेज C और फॉस्फोलाइपेज D ये आके तोड़ देंगे, वहाँ कोई चेंज नहीं है। ठीक है, उसका ऑर्डर मैटर नहीं करता है। दूसरी जगह क्या हो सकता है, दूसरा ऑर्डर क्या हो सकता है कि अगर मान लीजिए आपका पहले फॉस्फोलाइपेज A2 आ जा रहा है, ठीक है, तो फॉस्फोलाइपेज A2 क्या करेगा, सेकंड फैटी एसिड वाला जो बॉन्ड है उसको ब्रेक कराएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा और फैटी एसिड आ जाएगा। अब फिर आप बोलोगे अच्छा ये फर्स्ट वाला बॉन्ड है, इसको ब्रेक कराना है, तो इसके लिए मैं फॉस्फोलाइपेज A1 ले आऊँ, तो नहीं। अब देखो ये लाइजोफॉस्फोलिपिड में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक कराने के लिए अब फॉस्फोलाइपेज A1 यहाँ नहीं काम करेगा, यहाँ पे वापस से लाइजोफॉस्फोलाइपेज को आना पड़ेगा। लाइजोफॉस्फोलाइपेज जो करता है वो रिमेनिंग जो दूसरा बचा हुआ जो फैटी एसिड है, ठीक है, उसको रिमूव करता है। वापस से देखो दोनों ग्लिसरॉल पे OH हो गया, 2 फैटी एसिड आपको मिल गए। तो इसी चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे ये इसको मैं ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड कर दूँ। ठीक है, तो इसी चीज़ का बस आपको ध्यान रखना है, ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। पहला जो आपका फैटी एसिड है, ठीक है, वो फॉस्फोलाइपेज ऑफ द टाइप A से निकलता है। अगर पहला फर्स्ट फैटी एसिड निकल रहा है तो A1 से निकलेगा, दूसरा फैटी एसिड निकल रहा है तो A2 से निकलेगा। एक फैटी एसिड निकलने के बाद जो अगला फैटी एसिड निकलता है वो फॉस्फोलाइपेज ऑफ द टाइप A नहीं निकालता है, वो लाइजोलाइपेज निकालता है। ठीक है, और इस एंजाइम का नाम लाइजोलाइपेज होता क्यों है, क्योंकि ऑब्वियसली ये लाइजोलाइपेज जो है आपका वो लाइजोफॉस्फोलिपिड पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये हम एंजाइम में जब देखेंगे कि एंजाइम का नाम कैसे लिखा जाता है तो फिर वहाँ पे समझ आएगा आपको। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और बाकी स्टेप्स ऐसे एग्जाम में आएंगे तो आपका लिखना है कि फॉस्फोलाइपेज ऑफ द टाइप A1 या A2 क्या करता है, रिमूव्स वन ऑफ द टू, ठीक है, वन ऑफ द टू, दोनों को नहीं निकालेगा, वन ऑफ द टू फैटी एसिड प्रोड्यूसिंग अ लाइजोफॉस्फोलिपिड। ठीक है, ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, लाइजोफॉस्फोलिपिड। और फिर जब लाइजोफॉस्फोलिपिड बन गया, दूसरा फैटी एसिड निकालने के लिए जो एंजाइम आता है उसका नाम होता है लाइजोफॉस्फोलाइपेज। ठीक है, और बाकी फॉस्फोलाइपेज C और D का एक्शन आपको पता ही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड का डिग्रेडेशन कैसे होता है एग्जाम में आ सकता है, ऐसे आपको लिखना रहेगा। ठीक है, ये 4 आपको बताने पड़ेंगे, 4 एंजाइम क्या होते हैं, क्या बन रहा है। ठीक है, और फिर स्ट्रक्चर बना के आप ऐसे दिखा सकते हैं। ये तो जनरल हो गया, ठीक है, पर चारों तो एक साथ एक्ट नहीं करते, पारी पारी से ब्रेक होता है। ठीक है, और फिर यहाँ पे मैं देखूँ, मैं डायरेक्टली तो मैं यहाँ पे आपको लाइजोफॉस्फोलाइपेज दिखा नहीं सकता क्योंकि दोनों फैटी एसिड लगे हुए हैं। ठीक है, लाइजोफॉस्फोलाइपेज तब एक्ट करता है जब एक फैटी एसिड हट चुका है, तो फिर उसके लिए आपको ऐसा दिखाना पड़ेगा। ठीक, तो ये पहली चीज़ है। ठीक है, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड में आपको इतना ही जानना था। ठीक है, मेम्ब्रेन लिपिड के बारे में, बाकी जो डिटेल है इसकी जो डेडिकेटेड वीडियो है वहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक, दूसरा जो है मैंने ऑलरेडी बोल रखा है कि स्फिंगोलिपिड पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अभी हम गैलेक्टोलिपिड्स देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके बारे में हमें ज़्यादा नहीं जानना है, बहुत सिंपल सा है गैलेक्टोलिपिड क्या होते हैं, स्ट्रक्चर हमको दिखाना है आपको, जल्दी से देख लेते हैं। ठीक, तो गैलेक्टोलिपिड क्या होते हैं, देखिए इनका डेफिनेशन यहाँ पे हम नीचे लिखे हैं। तो गैलेक्टोलिपिड क्या होते हैं, दीज आर मेम्ब्रेन लिपिड्स दैट डोमिनेट द प्लांट सेल या क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट आपका जो सेल ऑर्गेनेल होता है प्लांट सेल के अंदर, जिसमें आपका फोटोसिंथेसिस मेन होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में आपका गैलेक्टोलिपिड का कंसंट्रेशन जो होता है वो बहुत हाई होता है। ये वो गैलेक्टोलिपिड्स होते हैं जो क्लोरोप्लास्ट का जो मेम्ब्रेन है उसका फॉर्मेशन करते हैं। दीज हैव 1 और 2 गैलेक्टोज रेसिड्यू। ठीक है, जो गैलेक्टोलिपिड्स होते हैं इनमें 1 या 2 गैलेक्टोज के रेसिड्यू होते हैं, मतलब 1 या 2 गैलेक्टोज मॉलिक्यूल्स होते हैं कनेक्टेड बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ऑब्वियसली शुगर आ रहा है तो वो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज सही कनेक्ट होगा टू C3 ऑफ 1,2-डाइएसाइल ग्लिसरॉल। तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं क्या होता है। ठीक है, तो देखिए जनरल स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है, ग्लिसरॉल की बैकबोन होती है, फर्स्ट और सेकंड कार्बन पे आपका फैटी एसिड आता है। तो इतनी जो चीज़ है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे येलो डैश सर्कल में बना रखा है, इसको क्या बोलते हैं, 1,2-डाइएसाइल ग्लिसरॉल। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड कार्बन पे, ग्लिसरॉल के फर्स्ट और सेकंड कार्बन पे एसाइल ग्रुप, ठीक है, बेसिकली फैटी एसिड जो जब आके लगता है, ठीक है, तो ये जो लिंकेज बनती है, ठीक है, मैंने आपको बताया था, इसको एस्टर लिंकेज कहते हैं, और जो ग्रुप आके आपका लगा उसको एसाइल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, तो 1,2-डाइएसाइल क्योंकि 2 एसाइल आके लगे हुए हैं, और ग्लिसरॉल, तो इतनी चीज़ को 1,2-डाइएसाइल ग्लिसरॉल कहते हैं, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। और C3 पे, ठीक है, 1,2-डाइएसाइल ग्लिसरॉल के C3 कार्बन पे, थर्ड कार्बन पे, ठीक है, आपका क्या आके लग सकता है, आपका 1 या 2 गैलेक्टोज के मॉलिक्यूल्स या 1 या 2 गैलेक्टोज के रेसिड्यू, ठीक है, आके लग सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो 1 गैलेक्टोज का रेसिड्यू मैंने बनाया है और यहाँ पे मैंने 2 गैलेक्टोज रेसिड्यू बनाया है।
ठीक। और ये लगते कैसे हैं? थ्रू ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो पिंक में देखो मैंने यहाँ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज आपको बना के दिखा रखा है, ठीक है। और इसमें अगर 2 गैलेक्टोस यूनिट्स आ रहे हैं तो 2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हुए इस तरह से, ओके। और फैटी एसिड तो आपको पता ही है, ये जो पिंक में बना रखा है फैटी एसिड आपका एस्टर लिंकेज से कनेक्टेड होता है, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। शुगर यूनिट जब आता है तो फिर वो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से कनेक्टेड रहता है। तो ये आपका जो है गैलेक्टोलिपिड का जनरल स्ट्रक्चर हो गया, बहुत ही सिंपल, कोई ज़्यादा इसमें जानना नहीं है हमें। गैलेक्टोज शुगर के बारे में आपको पता ही है, ठीक है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज ये सब शुगर यूनिट्स होते हैं, मोनोसैकेराइड्स होते हैं आपके सारे। थोड़ा सा और इनके बारे में जान लेते हैं, थोड़ा बायोलॉजी के बारे में देख लेते हैं क्या होता है। तो जो गैलेक्टोलिपिड्स होते हैं, ठीक है, आर लोकलाइज्ड इन द थैक्लॉइड मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये अगर आपने प्लांट सेल के बारे में या प्लांट सेल के ऑर्गेनेल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो ये जो आपका थाइक्लॉइड मेम्ब्रेन होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, उसका जो मेम्ब्रेन होता है वो गैलेक्टोलिपिड से बना होता है, ठीक है। दे मेक अप टू 70 to 80% ऑफ द टोटल मेम्ब्रेन लिपिड्स ऑफ वैस्कुलर प्लांट। तो बेसिकली 70 to 80% जो सेल मतलब जो मेम्ब्रेन्स होते हैं किसी प्लांट के अंदर वो गैलेक्टोलिपिड के ही बने होते हैं। तो मतलब बहुत ही लार्ज अमाउंट में आपका गैलेक्टोलिपिड जो होता है किसी प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड आर देयरफॉर द मोस्ट अबंडेंट मेम्ब्रेन लिपिड इन बायोस्फीयर, ठीक है। बायोस्फीयर मतलब सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ऑब्वियसली प्लांट्स का जो संख्या है सबसे ज़्यादा होती है, और प्लांट्स में सबसे ज़्यादा संख्या में जो लिपिड प्रेजेंट होता है आपका गैलेक्टोलिपिड होता है, क्योंकि वो आपके क्लोरोप्लास्ट का थाइक्लॉइड का मेम्ब्रेन बना रहा है बेसिकली, ठीक है। तो मोस्ट अबंडेंट लिपिड है ये आपका बायोस्फीयर में, ये बोला जा रहा है। अच्छा, फिर आपके मन में एक सवाल ये आ रहा होगा, ठीक है, कि प्लांट को क्या ज़रूरत थी अलग से क्या कहते हैं गैलेक्टोलिपिड बनाने की? भाई ये ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड था ही हमारे पास पहले से, यहाँ पे इस क्लासिफिकेशन को अगर आप देखें ज़रा, ठीक है, तो फॉस्फोलिपिड तो हमारे पास पहले से ही प्रेजेंट है भाई, बैक्टीरिया तो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, प्लांट से पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अलग से ग्लाइकोलिपिड बनाने की, गैलेक्टोलिपिड बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी, ठीक है। तो देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे दोनों स्ट्रक्चर्स को, आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए और इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, मेन डिफरेंस क्या है दोनों में? मेन डिफरेंस है कि फॉस्फोलिपिड्स में फॉस्फेट ग्रुप होता है और ग्लाइकोलिपिड में फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता है, ठीक है, यही मेन डिफरेंस है। अब इवोल्यूशन के टाइम पे जब प्लांट्स इवॉल्व हो रहे होंगे, ठीक है, तो वो प्लांट फेवर हुए होंगे, ठीक है, जिनमें आपका फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट ना हो। क्यों वो प्लांट्स फेवर हुए होंगे जिनमें फॉस्फोलिपिड्स नहीं है? रीज़न ये है कि फॉस्फोरस जो होता है वो आपके प्लांट डेवलपमेंट में, प्लांट न्यूट्रिशन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्या कहते हैं न्यूट्रिएंट होता है फॉस्फोरस। अगर प्लांट के स्ट्रक्चर का 70 to 80% केवल सेल ऑर्गेनेल के मेम्ब्रेन बनाने में यूटिलाइज हो जा रहा है, ठीक है, तो फिर प्लांट वो फॉस्फोरस के न्यूट्रिएंट को यूटिलाइज कैसे करेगा? आप खुद समझिए, अगर 70 to 80% फॉस्फोरस जो है वो आपका मेम्ब्रेन बनाने में यूज़ हो जा रहा है, ठीक है, तो फिर वो न्यूट्रिएंट काम कैसे आएगा? इसीलिए प्लांट्स जो हैं वो क्या करते हैं, गैलेक्टोलिपिड्स बनाते हैं, ठीक है, ताकि फॉस्फोरस ग्रुप को अवॉइड किया जा सके। फॉस्फोरस ग्रुप जो है वो न्यूट्रिशन में काम आए, ना कि मेम्ब्रेन फॉर्मेशन में, ठीक। तो वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, फॉस्फेट इज ऑफ्टन द लिमिटिंग प्लांट न्यूट्रिएंट इन द सॉइल, कि लिमिटेड क्वांटिटी में फॉस्फेट प्रेजेंट रहता है। सो परहैप्स द इवोल्यूशनरी प्रेशर टू कंजर्व फॉस्फेट, ठीक है, कि फॉस्फेट न्यूट्रिशन के लिए कंजर्व हो, ना कि मेम्ब्रेन बनाने के लिए, फॉर मोर क्रिटिकल रोल्स फेवर्ड प्लांट्स दैट मेड फॉस्फेट फ्री लिपिड्स। तो प्लांट्स इसीलिए जो है फॉस्फेट फ्री लिपिड्स प्रेफर करते हैं अपना सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए, क्लोरोप्लास्ट का मेम्ब्रेन बनाने के लिए, ठीक है। अच्छा, दो आपके क्या कहते हैं जो इंपॉर्टेंट गैलेक्टोलिपिड्स हैं उनका स्ट्रक्चर यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, MDDG और DGDG, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे पिंक में जो है आपका ग्लिसरॉल का बैकबोन मैंने हाईलाइट कर रखा है, ठीक है, पिंक में ग्लिसरॉल का बैकबोन है, ठीक है। जो फैटी एसिड थे वो देखो 2 फैटी एसिड आपके ग्लिसरॉल से लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, उनको येलो से दिखाना चाहिए था बट मैंने नहीं दिखाया है क्योंकि येलो से हाईलाइट करता तो वाइट बैकग्राउंड पे दिखता नहीं, वो तो वो ब्लैक सही है, ठीक है। और देख सकते हैं ऊपर वाले में आपका एक गैलेक्टोज का रेसिड्यू है, ठीक है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से जुड़ा हुआ है, ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, एक गैलेक्टोज का रेसिड्यू है, और आप चाहो तो 2 गैलेक्टोज का रेसिड्यू बना सकते हो। देखो यहाँ 2 गैलेक्टोज के रेसिड्यू हैं, अगेन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये आपका गैलेक्टोलिपिड हो गया। और सल्फोलिपिड बहुत ही सिंपल है, ठीक है। सल्फोलिपिड में क्या बताया था मैंने कि अगर एक्स्ट्रा सल्फेट ग्रुप आ जाता है तो फिर वो सल्फोलिपिड कहला जाता है। तो प्लांट मेम्ब्रेन्स में क्या होता है, सल्फोलिपिड भी प्रेजेंट होते हैं कुछ मात्रा में, इन विच सल्फोनेटेड ग्लूकोज, ठीक है, सल्फोनेटेड यहाँ पे ये सल्फोनेटेड ग्लूकोज
क्या कहते हैं, रेसिड्यू इज जॉइंड टू अ डाईएसाइल ग्लिसरॉल इन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो डाईएसाइल ग्लिसरॉल, ये आपका ये चीज़ आपको पता ही है, ग्लिसरॉल पे 2 फैटी एसिड लगा हुआ है, उसको 1,2 डाईएसाइल ग्लिसरॉल कहते हैं। ठीक है, थर्ड कार्बन पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सल्फोनेटेड ग्लूकोज आ रहा है। ठीक है, तो ग्लूकोज यूनिट है और उसमें सल्फोनेटेड है, मतलब सल्फेट ग्रुप लगा हुआ है। अच्छा, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे मैं ग्लूकोज बोल रहा हूँ, गैलेक्टोस नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, गैलेक्टोस होता तो फिर वो गैलेक्टोलिपिड होता। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक गैलेक्टोस था। ठीक, 1 या 2 गैलेक्टोस रेसिड्यू थे, तो उसको गैलेक्टोलिपिड बोलते हैं। नाम में, इस नाम से ही पता चल रहा है कि गैलेक्टोस आ रहा है, तो गैलेक्टोलिपिड। अगर ग्लूकोज आता है तो ग्लूकोज सल्फोनेटेड फॉर्म में आता है। ठीक है, ग्लूकोज के साथ सल्फेट ग्रुप लगा रहता है, तो उसको सल्फोलिपिड कहते हैं। और जो सल्फेट ग्रुप होता है, ठीक है, सल्फोनेट ग्रुप जो होता है, उसमें नेगेटिव, एक ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होता है न्यूट्रल पीएच पे। बाकी सल्फोलिपिड के बारे में आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यही हमारा मेन जो था। ठीक है, हमारा 2 जो हमारे मेम्ब्रेन लिपिड्स थे हमने यहाँ कवर कर लिए हैं। ठीक है, गैलेक्टोलिपिड्स, ठीक, ये कवर हो गया हमारा। और जो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स हैं, ठीक है, उनका डिग्रेडेशन यहाँ पे हमने कवर कर लिया है। बाकी ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स पे एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बन रखी है। नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं स्फिंगोलिपिड्स के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करूँगा, क्योंकि इन पे थोड़ा ज़्यादा हमें टाइम देना है। ठीक, तो ये मेम्ब्रेन लिपिड्स की फर्स्ट वीडियो है, इसको यहीं तक रखते हैं।